आज का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कॉस्मिक किरणें, नाभिकीय अपशिष्ट का निपटान, कुछ चिकित्सा उपकरणों का निपटान और चौथा है यूरेनियम खनन। तो इनमें कौन से रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत हैं? ऑप्शन है 1 और 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। तो कौन सा जो इसका सही आंसर है? अगर नाभिकीय अपशिष्ट की बात करें तो नाभिकीय अपशिष्ट से निकलने वाला विकिरण जीवों के लिए बेहद नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसके कारण अति उच्च दर से उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन होते हैं और नाभिकीय अपशिष्ट विकिरण की कम मात्रा के संपर्क में आने से अनेक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि इसकी अधिक मात्रा घातक अर्थात जानलेवा होती है। इससे उत्पन्न होने वाला सबसे सामान्य विकार या रोग जो है वो कैंसर है। इसलिए नाभिकीय अपशिष्ट अत्यंत प्रभावकारी प्रदूषक है। इसके उपचार में अत्यंत सावधानी की जरूरत है। विकिरण प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में विकिरण जो प्रदूषक होते हैं उसमें प्राकृतिक स्रोतों में जो है वो आपका सूर्य आता है और अन्य खगोलीय पिंड आते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाली कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें शामिल हैं। अगर प्राकृतिक विकिरण प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों की बात करें उसमें सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों से पृथ्वी तक पहुंचने वाली कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें शामिल हैं। इसमें यूरेनियम, थोरियम, रेडियम के अस्थिर परमाणुओं से निकलने वाली रेडियोधर्मी किरणें भी शामिल हैं। मानव निर्मित विकिरण प्रदूषण के स्रोतों में प्लूटोनियम और थोरियम का खनन और शोधन, परमाणु हथियारों का उत्पादन एवं विस्फोट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और ईंधन तथा रेडियोधर्मी समस्थानिक का उत्पादन भी है। ठीक है। कुछ चिकित्सीय उपकरणों में रेडियोधर्मी का पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जब रेडियोधर्मी पदार्थ को रोगी के शरीर के अंदर रखा जाता है तो शरीर के अंग, तरल पदार्थ रेडियोएक्टिव पैथोलॉजिकल अपशिष्ट बन सकते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि रोगग्रस्त थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए आयोडीन या प्रोस्टेट ट्यूमर को नष्ट करने के लिए इरिडियम प्लेट्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे शरीर में जैव रसायनों के स्तर का पता लगाने के लिए रेडियोधर्मी एंटीजन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। यह भी रेडियोएक्टिव पैथोलॉजिकल अपशिष्ट को उत्पन्न कर सकता है। पैकेजिंग सामग्री, धुलाई के तरल पदार्थ, पेपर वाइप्स रेडियोधर्मी अपशिष्ट हो सकते हैं। ठीक है। गृह मंत्रालय ने यहाँ सिफारिश की है कि चट्टानों के जो अपशिष्ट रेडियोधर्मी प्रदूषण हैं इन्हें चट्टानों के नीचे लगभग 500 मीटर की गहराई में पृथ्वी में गाड़कर करना चाहिए। ठीक है, ताकि इनसे प्रदूषण ना फैले। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि रेडियोधर्मी प्रदूषण यूरेनियम खनन भी होता है, चिकित्सक उपकरणों का निपटान में भी होता है और नाभिकीय अपशिष्ट का निपटान भी होता है और कॉस्मिक किरणें तो प्राकृतिक रूप से इसकी स्रोत होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे वायुमंडल के तापमान को बढ़ा रही है क्योंकि यह अवशोषित करती है। वायु में मौजूद जलवाष्प को अवशोषित कर लेती है और ऊष्मा को बनाए रखती है। सौर मंडल के पराबैंगनी भाग को, संपूर्ण सौर विकिरण को या सौर विकिरण के अवरक्त भाग को। तो कौन सा इसका जो है सही है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे वायुमंडल के तापमान को बढ़ा रही है। तो इसे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग वायुमंडल में मौजूद बादलों और गैसों से परावर्तित हो जाता है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, और दूसरा 1/4 भाग वायुमंडलीय गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का लगभग आधा भाग पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर उसे गर्म करता है
और इस भाग का कुछ हिस्सा परावर्तित होकर लौट जाता है। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है, लेकिन इसका केवल बहुत छोटा भाग ही अंतरिक्ष में वापस पहुंच पाता है, क्योंकि इस अवरक्त भाग का अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैसों अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और सीएफसी के गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इन गैसों के अणु ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करते हैं और इसका अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः आ जाता है और ये फिर से धरातल को गर्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि 1/4 भाग जो है वो बादल और गैस रिफ्लेक्ट कर देते हैं और 1/4 भाग जो है ये वायुमंडलीय गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और इनके अतिरिक्त भी सौर विकिरण का आधा भाग जो है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर उसे गर्म करता है और इसका कुछ हिस्सा जो है परावर्तित होकर लौट जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ गैसों के द्वारा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये अवशोषित कर लेती हैं और इन गैसों के अणु ऊष्मा ऊर्जा विकृत करते हैं, यानी हीट एनर्जी विकृत करते हैं और इसका अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह पर फिर वापस आ जाता है। मैं अंतरिक्ष से पूर्णतः जा नहीं पाता है, फिर वापस आ जाता है और फिर से धरातल को गर्म कर देता है और यह जो है चक्र अनेकों बार दोहराया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और वायुमंडल निरंतर गर्म होता रहता है और जैसे जो गैसें बताई हैं उन गैसों को आमतौर पर ग्रीन हाउस कहा जाता है, क्योंकि इनके कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है और ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण ही तापमान काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण वैश्विक तापमान हो रहा है। इसलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन सही है, सौर विकिरण के अवरक्त भाग को जो है, क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे वायुमंडल के तापमान को बढ़ा रही है, क्योंकि यह सौर विकिरण के अवरक्त भाग को अवशोषित कर रही है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में स्प्रिंग शॉक से तात्पर्य क्या है, यानी कि स्प्रिंग शॉक क्या है। औद्योगिक अफवाह के जल निकायों में पीएच में के स्तर में होने वाली वृद्धि है अचानक, और बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण संचित अम्लीय प्रदूषकों के उत्सर्जन से जल निकायों में पीएच में तीव्र गिरावट और लंबे समय तक अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की अम्लता में क्रमिक वृद्धि और प्राकृतिक क्षारीय पदार्थों द्वारा अम्लीय जल के निकायों का तत्काल निष्प्रभावन। तो कौन सा इसका जो है स्प्रिंग शॉक से तात्पर्य है, तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण संचित अम्लीय प्रदूषकों के उत्सर्जन से जल निकायों के पीएच में तीव्र गिरावट। ऐसा इसलिए है स्प्रिंग शॉक या फिर एसिड शॉक का तात्पर्य है जल निकाय के पीएच में होने वाली अचानक और तीव्र गिरावट। यह सामान्य तौर पर बसंत ऋतु में होता है, जब बर्फ तेजी से पिघलती है। शीत ऋतु के दौरान बर्फ वातावरण से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे अम्लीय प्रदूषकों को संचित कर लेती है और जब बर्फ तेजी से पिघलती है तो यह इन प्रदूषकों के झीलों, नदियों, धाराओं में मुक्त या उत्सर्जित कर देती है, जिससे अचानक अम्लता बढ़ जाती है। ज्वालामुखी दलदलों से निकलने वाले सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और महासागरों में प्लवक की क्षय अम्लीय वर्षा इसके प्राकृतिक कारण है, लेकिन अधिकांश अम्ल मानवीय गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये ऑक्साइड विद्युत संयंत्र, ऑटोमोबाइल्स और जीवाश्म ईंधन के दहन से होते हैं। वायुमंडल में उत्सर्जित कुल सल्फर डाइऑक्साइड का 70% हिस्सा विद्युत उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जित होता है। ये ऑक्साइड अपने उत्सर्जन स्थल से हजारों किलोमीटर दूर तक ले जाए जाते हैं और वायु में लंबे समय तक बने रहते हैं और अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। झीलों, नदियों पर जमी बर्फ में बहुत अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल संचित होता है। बसंत ऋतु में जब बर्फ पिघलती है तो जल झीलों, नदियों में प्रवेश होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल जल निकायों में मिल जाता है, जिससे इनकी अम्लता में वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति को सामान्य तौर पर स्प्रिंग शॉक या एसिडिक शॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों के प्रारंभ से नवीनतम
के सही कार्यक्रम के व्यवस्थित कीजिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम, तो इनका कार्यक्रम के अनुसार का सही व्यवस्थित करना है। तो वन संरक्षण जो अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, यह 1986 में आया और वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 में आया और जैव विविधता अधिनियम जो है और ये 2002 में आया। अगर हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसका उद्देश्य जो 1986 से जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, यह केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है कि यह ऐसे प्राधिकरणों का स्थापना करे धारा 3 के तहत जो सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तरदायी हो। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को 25 अक्टूबर 1980 से लागू किया गया। इसमें यह उपबंधित किया गया किसी वन भूमि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। ठीक है। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि जैव संसाधनों का संरक्षण करना, उनके संधारणीय उपयोग का प्रबंध करना और स्थानीय समुदायों के साथ जैव संसाधन और ज्ञान के उपयोग से फायदों को उचित और न्यायसंगत रूप से इनको साझा करना। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आपका वन संरक्षण अधिनियम, फिर उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके बाद जैव विविधता अधिनियम। तो ये थे, इसका जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सतत विकास और उनके उद्देश्यों के संदर्भ में उनके युग्म पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला है एसडीजी 6 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी 7 स्वच्छ जल और स्वच्छता, एसडीजी 11 साधारणीय शहर और समुदाय और एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई। तो इसमें कौन से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2, मतलब 2 युग्म जो हैं वो सही हैं। सतत विकास यानी एसडीजी जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2015 में, ठीक है, 2015 में निर्धारित 17 परस्पर वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है और जिनका व्यापक उद्देश्य जो है कि 2030 तक सतत विकास को प्राप्त करना है। अगर सतत विकास के लक्ष्यों को क्रमवार बात करें तो नंबर 1 पहला जो है एसडीजी 1 जो है वो है गरीबी उन्मूलन। दूसरा है एसडीजी 2 शून्य भूखमरी यानी भूखमरी को समाप्त करना। एसडीजी 3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। एसडीजी 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एसडीजी 5 लैंगिक समानता। एसडीजी 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता। इसलिए स्वच्छ जल एसडीजी 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता, इसीलिए ये जो है गलत है। फिर है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी 7 जो है ये गलत है, इसीलिए ये 2 कथन जो है गलत है। एसडीजी 8 जो है उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक समृद्धि। 9 में उद्योग नवाचार और संरचना। 10 में असमानता को कम करना। 11 संधारणीय शहर एवं समुदाय। 12 में उपभोग और उत्पादन। 13 में जलवायु परिवर्तन और 14 में जल के नीचे जीवन और 15 भूमि पर जीवन और 16 में शांति न्याय और संस्थाएं और 17 है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गोथनबर्ग प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कि इसका उद्देश्य यूरोप में अवैध प्रवासन को रोकना है। ठीक है। यह अम्लीकरण, सुपोषण और क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण की समस्या का समाधान करता है। यह अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपभोग के लिए एक वैश्विक समझौता है। और डी ऑप्शन है, यह इंटरपोल का सदस्य बनने के लिए किया गया एक प्रोटोकॉल है। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि यह अम्लीकरण, सुपोषण और क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण की समस्या का समाधान करता है। क्योंकि गोथनबर्ग प्रोटोकॉल जो है ये 1999 में आया। ठीक है। यह यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के कन्वेंशन
कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन का एक प्रोटोकॉल है। यह विशेष रूप से अम्लीकरण, सुपोषण, क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण की समस्या का समाधान करता है। प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन की अधिकतम सीमा, वायु प्रदूषक उत्सर्जन को कम करने के लिए तकनीकी मानक, तकनीकी सुविधाओं के लिए उत्सर्जन सीमा के मानक निर्धारित किए गए हैं। गोवर्धन भारत प्रोटोकॉल में संशोधन के माध्यम से हानिकारक वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक व्यापक लक्ष्य निर्धारित हैं, जैसे ब्लैक कार्बन सहित पार्टिकुलेट मैटर से निपटने के लिए उपाय जुड़े हैं। और संशोधित गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल ब्लैक कार्बन को शामिल करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता है। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल संशोधन हुआ था वो 2019 से लागू किया गया है। यह संपूर्ण विश्व में प्रमुख वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को विनियमित करने वाली एकमात्र बाध्यकारी क्षेत्रीय संधि है। या पहले से ही यूरोपीय संघ, यूके, यूएस, कनाडा सहित 28 पक्षकारों को आने उत्सर्जन में कटौती करने के संबंध में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, जीरो डेविस चार्टर वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में कचरा मलबा तटस्थ बनने के लिए वैश्विक रूप से अग्रणी प्रयास है। निम्नलिखित में से कितने देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? रोमानिया, भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन। तो कूट के आधार पर उत्तर चयनित करना है। 2, 3, 4, 5, 1 और 4, 3, 4, 5 या फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो जो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 4, रोमानिया और यूरोपीय संघ। 12 देशों ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय संघ अंतरिक्ष परिषद के जीरो डेविस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें पृथ्वी की कक्षा में मानवीय गतिविधियों को दीर्घकालीन क्रियाकलापों के प्रति इनकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई। 12 देशों के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में जीरो डेविस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। 12 देशों की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, इस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। भारत, अमेरिका और चीन जो हैं इसके हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। ठीक है, इसके हस्ताक्षरकर्ता के देश नहीं। अगला प्रश्न है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला शब्द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम मुख्य रूप से किस संगठन से संबंधित है? इंटरनेशनल कल्चरल डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्ट्स काउंसिल एंड कल्चर एजेंसी या फिर इंटरनेशनल हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियन पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। इन्हें इस रजिस्टर में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक के दौरान शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगिक रणनीति पर आधारित है। अपने चार्टर के अनुसार यूनेस्को ने 1992 में, ठीक है, 92 में विश्व की विरासत को संजोने के लिए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम को उन्होंने शुरू किया था। अगर बात की जाए यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार तो मई 2023 तक, यानी कि मई 2023 तक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में रजिस्टर पर कुल मिला के 494 अभिलेख सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, और वर्ष 2024 के चक्र के दौरान इन देशों में 3 भारतीय ग्रंथों के साथ अन्य 20 तत्वों को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से संगठन स्थापित किए गए हैं? वन्य जीव आपराधिक नियंत्रण ब्यूरो WCCB, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL
और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 3, 2 और 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3 4। मतलब तीन चारों जो हैं वो 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ, जिसमें अंतिम संशोधन जो है वो 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था। अगर इसकी बात की जाए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना जो है वो 1992 में हुई थी। ठीक है, और इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को CATS की मान्यता दी गई है? लैंसडाउन वन प्रभाग, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चितवन राष्ट्रीय उद्यान या सिखोटे एलिन नेचर रिजर्व? 1 2 4, 2 और 3, 1 3 4 या 1 2 3 4? कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, प्रबंधन का एक ऐसा साधन है जो बाघ संरक्षण रिजर्व या बाघ आबादी वाले अन्य संरक्षण रिजर्व और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मूल मानदंड निर्धारित करता है। यह प्रबंधन जो है 17 न्यूनतम मानकों पर आधारित है। ठीक है, और इसके लिए मान्यता दी है इन्होंने लैंसडाउन वन प्रभाग को, चितवन राष्ट्रीय उद्यान को और सिखोटे एलिन नेचर रिजर्व को। ठीक है, और इसका सचिवालय जो है, ठीक है, सचिवालय CA/TS का अथवा सचिवालय जो है वो WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, और जो लैंसडाउन वन प्रभाग जो है ये उत्तराखंड में है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है और सिखोटे एलिन नेचर रिजर्व जो है ये रूस में है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।